हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद में। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बिल्कुल, और ये चैप्टर सिर्फ डेट्स और बैटल्स के बारे में नहीं है, ये एक कहानी है कि आखिर ये देश या नेशन का आइडिया पैदा कैसे हुआ। तो चलिए इस कहानी के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सही कहा। हम हमेशा कहते हैं मेरा देश, अपना देश, पर ये देश का आइडिया, ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से? क्योंकि इससे पहले तो बस अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स हुआ करते थे, जहाँ लोगों की पहचान उनके राजा से होती थी। बहुत अच्छा सवाल है और इसकी कहानी बिलीव इट और नॉट एक सपने से शुरू होती है, एक पेंटिंग से। ये बात है 1848 की। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने अपने खास सपने को दुनिया के सामने रखा। सोरियो ने अपनी पेंटिंग्स में एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां सभी देश डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे, यानी एक ऐसी दुनिया जहां लोगों का राज होगा, न कि किसी एक राजा या रानी का। इस पेंटिंग को देखिए, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी कतार में एक ट्रेन की तरह चल रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलामी दे रहे हैं। स्टैच्यू के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब ज्ञान की मशाल, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी इंसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र। और जमीन पर राजाओं के टूटे हुए मुकुट बिखरे पड़े हैं। अच्छा, तो ये टूटे हुए मुकुट, इसका मतलब राजा का राज खत्म? पर यहाँ लिखा है एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज। ये एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का सीधा सा मतलब है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां राजा या शासक के पास अनलिमिटेड पावर होती है। उस पर किसी कानून या संविधान का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल, सोरियो का सपना ऐसे ही एब्सोल्यूटिस्ट सरकारों के अंत का था। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक सपना था, एक यूटोपियन विजन, मतलब एक ऐसी आदर्श कल्पना जो उस समय सच होना लगभग नामुमकिन सा लगता था। समझ गया। तो ये तो हुआ एक आर्टिस्ट का सपना, पर असलियत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नेशनलिज्म की ये आग सबसे पहले कहाँ भड़की? इसकी असली शुरुआत हुई फ्रांस से। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की पहली साफ और मजबूत आवाज 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ सुनाई दी। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा बदलाव था पावर का ट्रांसफर। सत्ता अब राजा यानी मोनार्की से निकलकर आम फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गई। लोगों में एक साथ होने का एहसास जगाने के लिए नए आइडियाज लाए गए, जैसे लापात्री यानी ये धरती सबकी पितृभूमि है, और ले सितोयन मतलब अब सब लोग राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक समान नागरिक हैं। राजा के झंडे की जगह नया ट्राई कलर फ्लैग आया और स्टेट जनरल को बदलकर नेशनल असेंबली बना दी गई, जिसे अब लोग खुद चुनते थे। और एक देश को एक साथ जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक क्या है? एक कॉमन भाषा। इसलिए फ्रेंच को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, ताकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। ओके, तो फ्रांस में लोगों का राज आ गया, पर फिर तो नेपोलियन आ गया था ना? उसने तो आके सब कुछ पलट दिया। तो वो इस पूरी कहानी में क्या था, हीरो या विलेन? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। एक तरफ देखें तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब शासन में, कमाल के रिफॉर्म्स किए। 1804 में वो सिविल कोड लाया, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। उसने जन्म से मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर किया और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। पर इसके साथ साथ उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली और लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। काफी कॉम्प्लेक्स फिगर था नेपोलियन। पर ये सब जिस यूरोप में हो रहा था, उस वक्त वहां का समाज, वहां की सोसाइटी थी कैसी? क्या वहां आज की तरह अलग अलग देश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिड 18th सेंचुरी का यूरोप आज जैसा नहीं था। जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड जैसे देश यानी नेशन स्टेट्स थे ही नहीं। इनकी जगह अलग अलग किंगडम्स, डचीज और एम्पायर्स थे, जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और सोसाइटी बहुत ज्यादा बटी हुई थी। मोटे तौर पर समाज 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी एरिस्टोक्रेसी, अमीर जमींदार लोग, ये गिनती में कम थे पर बहुत पावरफुल थे। दूसरे तरफ थी पेजेंट्री यानी किसान, जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक नया ग्रुप उभरा, द न्यू मिडिल क्लास। इसमें बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे लोग आते थे, और इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने नेशनल यूनिटी
और आज़ादी के आइडिया को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो इस नई मिडिल क्लास ने ही नेशनलिज्म की मांग उठाई। पर वो चाहते क्या थे? उनके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या था? इस नए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था, पहला, इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हर व्यक्ति की आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। पॉलिटिकली वो ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की सहमति से बने, यानी गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और इकोनॉमिकली वो मार्केट्स की आज़ादी चाहते थे ताकि बिजनेस करना आसान हो। उस समय बिजनेस करना एक नाइटमेयर जैसा था। हर कुछ दूरी पर अलग करेंसी, अलग नापतोल के सिस्टम और अलग-अलग टैक्स थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1834 में प्रूशिया की पहल पर एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था ज़ोल्वोवेन। इस यूनियन ने अलग-अलग जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स के बीच के टैक्स यानी टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया। ये एक तरह से इकोनॉमिक यूनिटी की तरफ पहला कदम था। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोचिए, पहले जहां 30 से भी ज्यादा अलग-अलग करेंसीज चलती थी, उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। जस्ट 2। इससे ट्रेड बहुत आसान हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म का आइडिया एक सपने से शुरू होकर रियलिटी में बदलने लगा। पर आगे क्या हुआ? आगे शुरू होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे इस आइडिया ने पूरे यूरोप में क्रांतियों की लहर ला दी और कैसे जर्मनी और इटली जैसे देश एक बने। इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। बिल्कुल। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और आगे के पार्ट्स के लिए प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।